विश्वास को मालूम नहीं है कि संविधान की जो फंडामेंटल राइट की दफाएं हैं 14 से लेकर 29 तक, जिसमें खास तौर पे 21 से लेकर 29 तक दफाएं हैं, वो सांस्कृतिक धार्मिक लोगों को आज़ादी देती है। मैंने कहा जाति जनगणना को लेकर क्या राय है मुसलमानों की? 100% होना चाहिए। मनुस्मृति के रहते हुए वो क्या एक विधान की बात करेंगे जहाँ जन्म से आदमी की डेस्टिनी डिसाइड करते हो। बड़ी बात कह दी आप। जन्म से स्तर तय करते हो, जहाँ जन्म से रूलर और रूल तय करते हो, वो क्या बात करेंगे? प्रवचन देने से वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते। डेमोक्रेसी जीते हैं, डेमोक्रेसी डीएनए में है। नो, सो लॉन्ग मनुस्मृति इज देयर, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इन डीएनए ऑफ द ब्राह्मणवादीज, मनुवादीज। मेरे साथ प्रोफेसर सुलेमान साहब हैं जो संविधान को भी भली भांति समझते हैं और कुरान और इस्लाम को भी समझते हैं। एक कुमार विश्वास नाम के कवि हैं, उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा। दरअसल ओवैसी साहब ने एक ट्वीट किया था कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। आप सब जानते हैं इस देश में सिस्टम में SC ST OBC माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है, जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम जगह। इसके बाद कुमार विश्वास जो एक जाने माने कवि हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि वो कई बार बोल भी चुके हैं कि कुरान और भारत में चुनना होगा तो मुस्लिम किसको चुनेगा? इस्लाम और संविधान, इस्लाम और कुरान भारत में चुनना होगा तो किसको चुनेगा? कुरान और संविधान में चुनना होगा तो किसको चुनेगा? मैं सुलेमान साहब से समझना चाहूँगा कि इनकी क्या राय है। सुलेमान साहब, ये तो बड़ा असमंजस में फंसा दिया। वो कह रहे हैं कि कुरान और संविधान में चुनना होगा तो मुस्लिम समाज किसको चुनेगा? मेरे ख्याल में कुमार जी को शायद संविधान का ज्ञान नहीं है। संविधान हमारे देश का जो उसका प्रस्तावना है, उसकी जो प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल में एक वाक्य है कि वी द पीपुल ऑफ द कंट्री, पीपुल ऑफ भारत दैट इज इंडिया, हम भारत के लोग जो अंगीकार कर रहे हैं संविधान, वो संविधान यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर आधारित होगा। अब ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्या है? यानी डाइवर्सिटीज का मतलब है अनेकताएं। कौन सी अनेकताएं? मान्यता की अनेकताएं, आस्था की अनेकताएं, भाषा की अनेकताएं, वेशभूषा की अनेकताएं, पूजा पाठ इबादत की अनेकताएं, शिक्षा पद्धति के माध्यम की अनेकताएं। परंतु भारत का ताना बाना इतना मजबूत है, संवैधानिक ताना बाना जो बाबा साहब के दौर दिया गया, वो ताना बाना इतना मजबूत है कि इन अनेकताओं को मान्यता देते हुए भी हम एक हैं। तो वो कहना कि कुरान या संविधान को मानते हुए कुरान की जो हमारी आज़ादी है, संविधान तो कहता ही है फंडामेंटल राइट्स में कि कोई भी आदमी किसी भी बिलीव को मान सकता है। एक्चुअली कुमार विश्वास को मालूम नहीं है कि संविधान की जो फंडामेंटल राइट की दफाएं हैं 14 से लेकर 29 तक, जिसमें खास तौर पे 21 से लेकर 29 तक दफाएं हैं, वो सांस्कृतिक धार्मिक लोगों को आज़ादी देती हैं। और संविधान कहता है इंडिया इज ए कंट्री विच अलाउज पीपल ऑफ ऑल फेथ टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट ऑन देयर रिलीजन, यानी अपने धर्म को स्वीकार करें, उस पर चलें और उसका प्रोपेगेंडा भी करें। ये संविधान कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहेगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में सारा काम करना है, जीना भी है, प्रॉपर्टी का संरक्षण भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में करना है। लॉ एंड ऑर्डर का मामला ये है कि हमारे पर कोई हमला होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के हम लड़ेंगे, आत्मरक्षा में हम उसको रोकेंगे, लेकिन अंततोगत्वा वी विल गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ से ये इस्लाम को भी इस्लाम से भी जोड़ रहे हैं वो कि इस्लाम और भारत, वो कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या हुआ? हम सब भारतीय हैं, इस्लाम एक धर्म है, उसका देश से क्या लेना देना? इस्लाम तो पूरी दुनिया में है, बुद्धिज्म पूरी दुनिया में है। देखिए सही क्या है, उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया नहीं मालूम। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? आइडिया ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को जो बाबा साहेब के नेतृत्व में बने हुए संविधान द्वारा दिया गया, वो क्या है? वो ये है कि देश के तमाम सामाजिक इकाइयाँ, ऑल सोशल डिमांडेशन ऑफ द कंट्री, वेदर दे आर रिलीजियस, लिंग्विस्टिक्स, रीजनल, व्हाट्सएवर, वो सब भारतीय हैं। क्यों? भारतीय संविधान से गवर्न होते हैं। लेकिन साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स की उनको आज़ादी भी है। जो लोग ये कहते हैं, अभी UCC का मामला उठाया भाजपा ने, एक जज्बाती भावना वो भड़काने के लिए उठाया कि
कि संविधान मानोगे ना। देश का प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जिसे संविधान की शपथ ली है, वो अपने कार्यकर्ताओं को भोपाल में संबोधित करता हुआ कहता है एक देश दो विधान, तीन विधान, कई विधान कैसे चलेंगे। उसे ये मालूम है कि इस देश में जो प्लूरल देश है, बहुभाषी है, बहुमतावलंबी देश है, उसमें डाइवर्सिटी भी है, तो उसे विधान अलग अलग है, यानी इंक्लूडिंग हिंदू कोड बिल विधान अलग अलग है। यानी गोवा के हिंदुओं को दूसरा राइट है और द रेस्ट ऑफ द कंट्री के हिंदुओं को दूसरा राइट है। जॉइंट फैमिली जो हिंदू वो है, तो ये जानते हैं वो, लेकिन जानबूझकर चूंकि विभाजनकारी डिवाइसिव उनकी नीति है, तो वो आइडिया ऑफ इंडिया से टकरा रहे हैं। सुलेमान साहब, मेरी एक शिकायत है। जो मुस्लिम समाज है, आप मानेंगे ओबीसी रिजर्वेशन में मुस्लिम समाज 90% मुसलमान जो है वो ओबीसी में है, उनको ओबीसी रिजर्वेशन मिलता है? नहीं मिलता है? नहीं मिलता। कितने परसेंट? मैं जेल में रहा हूँ। हाँ। मैं ओबीसी समाज की जो बिरादरियाँ चिन्हित की मंडल आयोग के द्वारा, उनको क्रियान्वयन के लिए मैंने आंदोलन किया था और मैं 2.5 महीना। हाँ, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपकी राजनीतिक, सामाजिक और आरक्षण के प्रति समझ रही है। मैं जेल में रहा हूँ। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। उस आंदोलन में आप आरक्षण के आंदोलन में जेल में 2.5 महीने जेल में लखनऊ रखा गया। मैं 250 लोग और मेरे साथ थे। मोतीलाल वोहरा गवर्नर थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपने सचिव को भेजा कि आंदोलन बंद कर दें। हमने क्यों बंद कर दें? जब मुस्लिम 17 बिरादरियाँ यूपी में चिन्हित कर दी गई हैं, तो सिर्फ यादव को क्यों आरक्षण मिलेगा, जुलाहे को क्यों नहीं मिलेगा, कसाई को क्यों नहीं मिलेगा, कुजड़े को क्यों नहीं मिलेगा? जितनी तो मंडल कमीशन की सिफारिश में अब तो है ना, अब कितने % मुस्लिम ओबीसी में? अभी क्रियान्वयन में जो केमिस्ट्री है, जो मेथोडोलॉजी डेवलप हुई है, उसमें ईमानदारी और पारदर्शिता नहीं है। नहीं, वो तो ओबीसी का रिजर्वेशन जो हिंदू ओबीसी में है। देखिए, ओबीसी तो सिख भी है, ओबीसी तो मुस्लिम भी है, ओबीसी हिंदू भी है, ओबीसी बौद्ध भी है। जब तक सो फार सैंपलिंग नहीं होती किसी नए आयोग के द्वारा। मैं उसी पर आ रहा था सवाल। मैंने कहा जाति जनगणना को लेकर क्या राय है मुसलमानों की? 100% होना चाहिए। जब जातियां बनी हैं देश में, जब जमीनी हकीकत है कि जातियां हैं, तो जाति जनगणना होनी चाहिए और 100% आरक्षण होना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। माननीय कांशीराम जी ने नारा दिया था, ये हकीकी नारा है। लेकिन अभी तेजी से शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, इसमें शेड्यूल ट्राइब में भी जनगणना आरक्षण को लेकर चेतना बढ़ी है। मुस्लिम समाज में कितना, और क्या मुस्लिम समाज में वो तबका, आप जैसे लोग जो आरक्षण रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, जैसे हिंदू समाज का जो जनरल कैटेगरी है, आप आते हैं ओबीसी में? मैं तो मोस्ट बैकवर्ड हूँ। मोस्ट बैकवर्ड है। तो क्या आप लोग को भी मुस्लिम समाज में तो आरक्षण का विरोध आपको नहीं झेलना पड़ता है? जो अपर कास्ट मुस्लिम है वो तो नहीं कहते कि आरक्षण ठीक नहीं? बिल्कुल नहीं। मैं उन तमाम संस्थाओं का सदस्य हूँ भारत के जो मुसलमानों के, कोई संस्था नहीं जिसमें मैं नहीं हूँ, और सबका फाउंडर हूँ, संस्थापक सदस्य हूँ 57 साल से। किसी संस्था ने आज तक ओबीसी मुस्लिम्स को, जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनके आरक्षण का विरोध नहीं किया। बल्कि हमने बंगाल में ममता जी से संघर्ष किया, आंदोलन खड़ा किया कि ममता जी ये आरक्षण दीजिए, हिंदू ओबीसी को भी दीजिए, मुस्लिम ओबीसी को। तभी मुसलमानों में एकजुटता है, चाहे वो ओबीसी मुस्लिम हो या जनरल कैटेगरी मुस्लिम। सब एक है। देखिए, हम सब भारतीय हैं। जो अगड़े थे भारतीय समाज में, उनको बहुत कुछ मिला, उनकी शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति अच्छी थी, मिला। और मंडल ने यही लिखा है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए इनको अवसर दिया जाए। और आर्टिकल 16 ये कहता है कि गवर्नमेंट आयोग बनाएगी, चिन्हित करेगी, और जो सेक्शन पिछड़ गया है इम्परेटिव एक्शंस के जरिए उनको लाया जाएगा बराबर। इम्परेटिव। तो कितनी आरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज कितना सचेत हुआ है कि हमको इसे जज बन सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, कलेक्टर एसपी डीएम बन सकते हैं, हम सिस्टम में आ सकते हैं? सचेत होने का ही नतीजा है कि इन्होंने मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को पसमानदा के नाम से अलग करने की कोशिश की, लेकिन फ्लॉप हो गए। क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि पिछड़ों के हमदर्द हो, पसमानदा को हम नहीं किया, मैं पसमानदा मोस्ट हूँ। अगर पसमानदा के हमदर्द हो तो यूपी में मुसलमान को 8.5% मिलना चाहिए, दिलवा दो। ओबीसी ही लागू कर दो। 27% जो ओबीसी है, कम से कम उसी को इम्प्लीमेंट तो करो भाई। उसी में तो 8.5 मुस्लिम होता है यूपी की आबादी में। 19.6 है मुसलमान यूपी में। जिस दिन लागू करोगे 8.5% हो जाएगा।
खुद नौकरियां मिलने लगेंगी, ना मिलने लगी। लेकिन इनकी नीति जो है कुछ, लेकिन एक लड़ाने की भी साजिश हो रही है। दलित पिछड़ा का जो कॉम्बिनेशन बना है मुस्लिम का, उसको भी तोड़ने की लगातार साजिश हो रही है। कर नहीं पाएंगे। अब समाज बहुत आगे जा चुका है। सर, केरल में रिजर्वेशन को लेकर देखिए किस तरह की हिंसक वारदातें हो गई। अभी सुप्रीम कोर्ट में लोग याचिका डाल दिए हैं कि दलित में शामिल करो, एक नया तरह का कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा। है कुछ समाज के लोग इतना पिछड़ गए हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं, जैसे यूपी धनकर समाज है, कुछ ऐसे हो गए हैं, क्या वो शामिल किया कोई बात नहीं, लेकिन परसेंटेज 100% होना चाहिए, सीधी बात है। आज अगर हमारा 23% सवाल है कि जो आरक्षण लागू है अभी इम्प्लीमेंट, उसको इम्प्लीमेंट तो करवाया जाए कम से कम। वही है, केरला वाहिद स्टेट है जहाँ जब हमारी सरकार बनी तो हमने जो उसका बैकलॉग था भरा, 8% हो गया था पीछे, हम 11 में ले आए हैं, 12 है, 11 ले आए हैं। जब समाज जागरूक होता है, राजनीतिक चेतना होती है, तो अपना अधिकार छीन लेता है। अच्छा, एक सवाल मेरा व्यक्तिगत है, ये आप सहमत हो सकते हैं, सहमत हो सकते हैं। दलित आज के डेट में सारा खेल मीडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, मीडिया से चल रहा है, सरकारें बन रही है मीडिया से, हवा तैयार हो रही है। SC ST OBC तो मीडिया में नहीं है, ये सर्वविदित है। मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन है मीडिया में, वो एंकर भी हैं, उनके अखबार भी हैं, टेलीविज़न चैनल भी हैं। वो लोग सरकार से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम समाज के टीवी चैनल्स तो नहीं हैं, सिवा 1-2 के। अब जैसे एक चैनल है मीडिया वन केरला का, वो मलयालम में है, कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्रीय अंग्रेजी में परमिशन नहीं मिल रहा उनको, तो मीडिया चैनल का परमिशन हमको नहीं मिला। हम कोशिश कर रहे हैं, जब देवगौड़ा की हुकूमत थी, देवगौड़ा की हुकूमत के कैबिनेट मिनिस्टर इसके जिम्मेदार बनाए गए थे, उनको भी नहीं मिला, सेम इब्राहिम को। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अब स्पेस को कवर कर लिया है सोशल मीडिया ने, और सोशल लेकिन हिंदी चैनलों में, अंग्रेजी चैनलों में तो 1 दर्जन एंकर हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं आपके। उनको हम स्वीकार नहीं करते, वो हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के प्रतिनिधि हैं, वो करोड़ों रुपया साल में तनख्वाह लेते हैं और अपने बॉसेस की खिदमत करते हैं, समाज की खिदमत नहीं करते। मतलब मुस्लिम समाज भी सोशल मीडिया के सहारे है। हाँ बिल्कुल, 40% स्पेस कवर किया सोशल मीडिया ने। हम तो आपको देखते हैं, ये मिलत टाइम्स, इनको देखते हैं, हम कभी देखते ही नहीं है जी न्यूज़ को, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम जानते हैं कि वो क्या, लेकिन वो जी न्यूज़ के पास भी उर्दू समाचार है। वो सही है, लेकिन उर्दू समाचार जी न्यूज़ का कोई नहीं देखता है। आप यकीन जानिए, हमारे घरों में बच्चे तक यूट्यूब खोलते हैं तो तलाश करते हैं अपनी पसंद का, वो जानते हैं झूठा है, बंद करो, ये झूठा है, बंद करो, ये गोदी मीडिया है, बंद करो। एक सवाल और, जो कुछ सवर्ण पत्रकार हैं जो रिलीजियस रूप से तो प्रो मुस्लिम दिखते हैं, लेकिन जब मुसलमान दलित पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार है, रिजर्वेशन वाला अधिकार है, उस पर बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मनुवादी कभी प्रो मुस्लिम नहीं हो सकता है। ये मनुवादी शब्द आप लोग मानते हैं? ये भी 100% मनुस्मृति हमने पढ़ा है, मैं संस्कृताचार्य हूँ, मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ, पढ़ाया है, मैं प्रोफेसर तो अंग्रेजी कर रहा हूँ, संस्कृत से मैंने संस्कृताचार्य किया इलाहाबाद से। देखिए, मनुस्मृति के रहते हुए वो क्या एक विधान की बात करेंगे, जहाँ जन्म से आदमी की डेस्टिनी डिसाइड करते हो, बड़ी बात कह दी आप, जन्म से स्तर तय करते हो, जहाँ जन्म से रूलर और रूल तय करते हो, वो क्या बात करेंगे? वो प्रवचन देने से वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री उसको नहीं जस्टिफाई कर सकते कि हम डेमोक्रेसी जीते हैं, डेमोक्रेसी DNA में है। नो, सो लॉन्ग मनुस्मृति इज देयर, डेमोक्रेसी कैन नॉट बी इन DNA ऑफ द ब्राह्मणवादीज, मनुवादीज। आपने RSS पर भी अध्ययन किया है, बंच ऑफ थॉट्स भी पढ़ा है? हम जब BJP ने हमको जेल में रखा 14 महीना, तो लगातार मैंने यही अध्ययन किया। कुरान के साथ साथ मैंने RSS का पूरा लिटरेचर पढ़ा, और एक मौलाना हमीदुद्दीन नोमानी को हमने तैयार किया कि उलमा नहीं जानते RSS का क्या लिटरेचर है, तो उन्होंने 3 बड़ी किताबें उर्दू में अनुवाद कर दी है। अब तो उलमा भी RSS का लिटरेचर पढ़ रहे हैं उर्दू में। हाँ, ये पहली बार हुआ देश में। अच्छा, एक और सवाल ले लीजिए कि कैसे देखते हैं आप ऐसे वक्त में जब कोशिश हो रही है एक पोलराइजेशन की, तो मुस्लिम समाज संवैधानिक रूप से इस लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाएगा? रिजर्वेशन के जरिए? इंडिया इज गेटिंग पोलराइज्ड इन फेवर ऑफ आइडिया ऑफ इंडिया। ऑटोमेटिकली पोलराइज हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली पोलराइज हो रहा है। इस पोलराइजेशन को रोकना बड़ा चैलेंज है योगी और मोदी के लिए। इंडिया इज गेटिंग पोलराइज्ड फॉर आइडिया ऑफ इंडिया।
धार्मिक राजनीति का जो पोलराइजेशन है नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। 10 साल तो चल फेल गया। हो गई। नहीं नहीं, देखिए आजमाते तो हैं लोग। देश के जीवन में, समाज के जीवन में 10 साल कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। कैसे लौटेगा भाईचारा? बहुत करवाहट बढ़ गई। ये जैसे ही सत्ता से बाहर होंगे लौट आएगा, तेजी से लौटेगा। भाई भाई से मिलने के बेताब है। जरा सा ये सत्ता बदलने दीजिए, जो बदलना अवश्य संभावी है। तो ये इंटेलेक्चुअल सुलेमान साहब थे। अच्छा, आपको टीवी अखबार वाला नहीं बुला, टीवी वाला तो आपको तो नहीं बुलाता होगा सुलेमान साहब? हम चैनल के स्टूडियो जाते नहीं, हर टीवी चैनल वाला हमारे घर आता है और हमारे रिएक्शन सब जगह आते हैं। और हमारी शर्त होती है विदाउट एडिटिंग कि आप ऐसा ही भेजोगे, वरना दोबारा मैं दरवाजे पे नहीं आओगे। आई एम प्राउड एनफ कि हमारी बातें जाती हैं। यूसीसी के मामले में सब ज़्यादा कवर मुझे किया है नेशनल मीडिया ने, इंक्लूडिंग जी न्यूज़, टाइम्स, सब ने तो किया। आप तो एजेंडा बिगाड़ देते होंगे। बिगड़ जाता है, लेकिन वो हमें चाहते हैं, हमारी बात कहना चाहते हैं, तो और तो उनको मेंबर मिलता नहीं पर्सनल वोट का आसानी से। हम अवेलेबल होते हैं, जो हिंदी भाषी भी हैं, अंग्रेज़ी भाषी भी हैं, तो उनकी भी ज़रूरत है। क्या करें बेचारे। तो चलिए, सुलेमान साहब से अच्छा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, दिमाग के जाले साफ कीजिए। इस देश में किसी को कट्टर कह देना, किसी को संविधान नहीं मानेगा, ये भी एक तरह का ना कट्टरता है। और वो लोग जो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि इस्लाम या भारत, शरीयत या संविधान, ये उनके भी होशियारी को समझिए। इस देश का रहने वाला हर एक नागरिक जिस दिन संविधान को मानता है, उसके सारे अधिकार संविधान में सुरक्षित है। और मुस्लिम समाज के बारे में इस तरह के जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उनको जो चेक किया जा रहा है, मुस्लिम समाज हमेशा से संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान को मानने वाली कम्युनिटी है। लेकिन तमाम वो लोग जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए समाज में विद्वेष फैलाने के लिए कभी इस कम्युनिटी को, कभी तो उस कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। मेरी ये पूरी धारणा है कि आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई अपराधी अगर मुस्लिम समाज से हो तो मुस्लिम समाज उसको बचाने के लिए सड़कों पर आ गया हो। वो रूल ऑफ जस्टिस को मानता है, वो संविधान को मानता है। उन लोगों की पहचान कीजिए जो अपने जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे आरोपियों को बचाने के लिए रैली करते हैं, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, स्वागत करते हैं। वो दरअसल इस देश में संविधान के खिलाफ है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। मैं उसी को जातिवाद कहता हूँ, उसी को मनुवाद कहता हूँ। जब आप आरोपी को कोर्ट का फैसला आने का इंतज़ार नहीं करते हैं, आप या तो उसको दोषी मान लेते हैं या आप उसको निर्दोष मान लेते हैं। ये दोनों तरह की जो पैरामीटर्स है, मापदंड है, वो आपको असंवैधानिक ठहराता है। इसलिए भारत को बनाना रिपब्लिक होने से बचाइए। भारत तभी मजबूत होगा जब यहाँ संविधान पूरी तरह से लागू होगा। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।